नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, ठीक, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। हमारी बदलती पृथ्वी को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे हमने पर्यावरण चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को अच्छे से समझा है बाकायदा डिकोड करके, वैसे ही इसे भी समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों पहली लाइन कह रही है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि टॉपिक का नाम है, ठीक, चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो कैसे बदल रही है दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी में कुछ आंतरिक गति हो रही है और कुछ बाहर गति हो रही है। कुछ जो गति आंतरिक हो रही है उससे पृथ्वी के शेप में कुछ परिवर्तन होता है, और कुछ बाहर गतियाँ होती हैं उससे भी परिवर्तन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का शेप है ना, वो आंतरिक गति तथा जो बाह्य गतियाँ हैं उनसे कुछ बदल रहा है। ठीक, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर इस हमारी बदलती पृथ्वी से आशय क्या है, किस तरह से बदल रही है, कैसे पर्वत कहीं बन रहे हैं, कैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, कैसे नदियों के द्वारा मैदान बन रहे हैं, ये सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों ये कह रहा, स्थल मंडल में अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा है पहले वाले चैप्टर में, हमारी पृथ्वी के अंदर में जो सेकंड चैप्टर था, कि जो हमारी पृथ्वी है वो तीन परतों में, तीन मुख्य परतों में विभाजित है। ठीक, डिवाइड है। जैसे कि पहली परत भूपर्पटी है, लेकिन जो दूसरी परत है दोस्तों मेंटल, ठीक, उसमें जो चट्टाने हैं वो पिघले हुए फॉर्म में, कैसे हैं, पिघले हुए फॉर्म में। इस वजह से दोस्तों उनमें एक कन्वेंशनल करंट कार्य करता है, संवहनीय धारा, जिससे उन चट्टानों में गति होती है। कैसी होती है दोस्तों? वृत्तीय गति होती है ना। वृत्तीय गति होने के कारण जो ये पृथ्वी की भूपर्पटी वाली सतह है दोस्तों, भूपर्पटी वाली जो प्लेट है दोस्तों, इस पर दबाव पड़ता है। ठीक, इस पर दबाव पड़ता है और इसमें जो है थोड़ा परिवर्तन होता है, ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ मतलब कि गतिमान होती है, जिससे कि पृथ्वी पर पर्वत बन जाते हैं, कहीं भूकंप आ जाता है। तो ये सब जो चेंजेस हैं होते रहते हैं। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ठीक, जैसा कि अभी हमने बात की, एक वृत्तीय गति होती है। कैसी? वृत्तीय। वृत्तीय मतलब चारों तरफ घूम रही है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, है ना, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जैसे कि अभी हमने बात की, जो मेंटल वाली परत है उसमें पिघले हुए मैग्मा है। मतलब देखिए, चट्टान जब तक पिघले हुए रूप में पृथ्वी के मतलब पृथ्वी की सतह के अंदर, उन्हें मैग्मा कहते हैं, लेकिन जैसे वो बाहर आ जाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो यही जो मैग्मा है वो बाहर आता है, तो इसे लावा कह दिया जाता है ना। तो बस सिंपल सा इतना अंतर है मैग्मा और लावा में। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे सब। फिर आगे कह रहा है दोस्तों, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, मतलब कि पृथ्वी के बाहर, उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, है ना। मतलब देखिए, अंतर्जनित बल में भी दो बल कार्य करते हैं। एक तो होती है आकस्मिक गति, जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फट गया एकदम से, तो ये आपको पहले से थोड़ी नहीं पता होता है। भूकंप आता है तो एकदम से तो भूकंप आता है कि 2-3 महीने पहले से तो पता नहीं रहता। अगर पहले से पता हो तो तबाही क्यों, ठीक है ना। और अच्छा, कुछ जो सेकंड गति होती है, दो गति होती है। एक तो होती है दोस्तों आकस्मिक गति, और दूसरी होती है धीमी गति। तो आकस्मिक गति आप समझ गए, और धीमी गति होती है, जैसा कि हमने बात की, जो प्लेटें प्लेटें जो गतिमान होती हैं। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन अभी हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। तो दोस्तों इनमें देखिए कितनी की धीमी गति हो रही है। ठीक, इसी वजह से दोस्तों जब ये टकराती हैं तो हिमालय जैसा पर्वत बन जाता है। ठीक, जब ये प्लेटें टकराती हैं तो हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हो जाता है। हालांकि हिमालय पर्वत को बनने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि ये गति देखिए प्लेटें की कितनी धीमी है। लेकिन अगर जब हम लोग फिर भी, हिमालय देखिए काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं हिमालय को? वलित पर्वत। कैसा? वो भी युवा वलित पर्वत। कैसा कहते हैं? युवा वलित पर्वत। हम लोग ओल्ड यंग माउंटेन नहीं कहते हैं, जो कि अरावली पर्वत है। ठीक,
इसे हम लोग क्या कहते हैं, युवा वलित पर्वत, क्योंकि अरावली पर्वत और भी बहुत ज़्यादा पुराना है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में जो हिमालय पर्वत है वो काफ़ी यंग है। ठीक, अब आगे दोस्तों कह रहा है, तो इतना आप समझ गए। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। हानि इसलिए होती है क्योंकि ये आकस्मिक गति के कारण होती है ना ये सब क्रियाएं, और आकस्मिक गति का मतलब सडन फोर्स। ठीक, अब जब ये सडन फोर्स से ये सब चीज़ें होंगी, एकदमी से होंगी, तो किसी को पता ही नहीं रहेगा पहले से, तो कोई बिहेवियर नहीं हो पाएगा, है ना, कोई दोस्तों पहले से इंतजाम नहीं कर पाएगा, है ना, कि इधर उधर जाना होगा, तो जो जहाँ रहता है वो वहीं पर उसका सामना करना पड़ता है। कुछ बाहर रहते हैं मैदान में तो बच जाते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर होते हैं, तो जब बिल्डिंगें गिरती हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है जान और माल की हानि के रूप में। पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर, इसको समझ लेते हैं ना, क्योंकि एनसीईआरटी जो है काफ़ी अच्छा सा समझाता है उदाहरण के जरिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इस प्रकार गति करता है। तो दोस्तों हर प्रकार की जो जो दोस्तों ये गति है, इसमें तो क्या कह रहा है, गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है, ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बढ़ती है। तो इसी तरह दोस्तों जो ये तापमान है कहीं ना कहीं चेंज भी होता रहता है, तो इसी वजह से ये गति भी होती रहती है, जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब तापमान बढ़ेगा तो कैसे दोस्तों उच्च दाब और निम्न दाब क्रिएट होता है, इसी हिसाब से जो है गति भी होती रहती है ना, जो कि हम लोग जब वायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ चुके हैं, उसमें अच्छे से समझ भी चुके हैं, लेकिन आगे हम लोग इसको अच्छे से विस्तार से समझेंगे। अब देखिए पृथ्वी की गतियों में एक आता है ये अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में दो बल होते हैं, एक होता है आकस्मिक बल, एक होता है पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल का उदाहरण क्या है दोस्तों, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। अच्छा, अगर ये पूछ दे कि क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्जनित बल में कौन आता है, तो याद रखना दोस्तों, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी और भूस्खलन। अगर मान लीजिए कि मैदान का निर्माण दे दे अंतर्जनित बल के कारण, तो दोस्तों वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, और ये जो पर्वत निर्माणकारी बल है, ये भी अंतर्जनित बल का ही उदाहरण है, लेकिन ये पटल विरूपण बल है, ये आकस्मिक अंतर्जनित बल के अंतर्गत आकस्मिक बल का एग्जाम्पल नहीं है। फिर दोस्तों बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल मतलब कि जो पृथ्वी के बाहर बल कार्य कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, जो कि हमने पढ़ा भी हुआ है। जैसे कि चट्टानों का टूटना, साइलों को टूटना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों अपक्षय। फिर नदियों द्वारा इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये कहलाता है इरोजन, मतलब कि अपर्दन, है ना। फिर ये जो अपर्दित पदार्थ होते हैं, नदियाँ एक जगह जाकर जमा कर देती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन या निक्षेपण। अच्छा, ये जो निक्षेपण होते हैं, यही जो है दोस्तों मैदानों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, मैदानों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारा उत्तर भारत का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगसे नदी का मैदान, ऐसे दोस्तों काफ़ी जो मैदान है वो नदियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैदानों की जनसंख्या काफ़ी घनी होती है। काफ़ी घनी क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है, और मैदान समतल भूमि होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर परिवहन काफ़ी सुगम होता है ना, परिवहन काफ़ी आसानी से चल सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, जिससे कि मैदान जो है वो लोगों की जो जीवन शैली है उसको काफ़ी आसान और सुगम बना देता है। अब आगे चलते हैं। ठीक, अब इधर कह रहा है, स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर एवं असमान प्रकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। इस पर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ समझ लेते हैं बहिर्जनित बल में। अपर्दन और निक्षेप पर हमने बात कर ली। नदी, बहता जल, पवन। अच्छा देखिए, नदी क्या करती है, ये दोस्तों अपने साथ अपर्दित पदार्थ को लाकर मैदान का निर्माण करती है। पवन क्या करती है दोस्तों, पवन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जो बालू टिब्बा होते हैं रेगिस्तान वाले इलाके में काफ़ी पहाड़ी टाइप लगते हैं, क्या जो मतलब कि रेत की पहाड़ी टाइप नहीं लगने लगते, इस तरह से बनी होती हैं रेत की पहाड़ी। ठीक, तो दोस्तों ये सब पवन के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, पवन के द्वारा। फिर समुद्री तरंग के द्वारा दोस्तों स्टैग बनाया जाता है, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। स्टैग होता है, समुद्री भृगु बनता है ना, बीच बनते हैं, पुलिन बनते हैं, ये सब हम लोग आगे अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। अच्छा, जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो वो लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहें।
फिर दोस्तों ज्वालामुखी भूपर्पटी पर, ज्वालामुखी की बात करते हैं, ठीक। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि हमें पता ही है मेंटल में क्या है, जो चट्टानें हैं वो कैसे काफ़ी गर्म है, पिघली हुई है, इतनी ज़्यादा गर्म है कि वो पिघले हुए रूप में उन्हें रहना पड़ रहा है, ठीक, चट्टानों को। अब सिंपल सी बात है, इनमें वृत्ति गति हो रही है ना, वृत्ति गति हो रही है, कन्वेंशनल करंट काम कर रहा है, तो इससे दोस्तों ऊर्जा भी निकलती होगी, ठीक। अच्छा, ये ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं से, ऊर्जा का क्या काम है, रिलीज होना, तो ये भी कहीं ना कहीं से तो रिलीज होना चाह रही होंगी। तो दोस्तों जहाँ ऊपर भूपर्पटी की जो प्लेट काफ़ी मोटी होती है उससे तो ये नहीं भेद पाती, लेकिन जहाँ कहीं कहीं पतली होती है, छिद्र टाइप का ना मिल जाता है, तो मतलब कि काफ़ी पतली मिलती है, तो वहाँ पर ये छिद्र बना के ये जो करंट है वो निकल जाते हैं, और मतलब ये जो ऊर्जा है वो निकलती है। तो मान लीजिए कि जहाँ पर नहीं निकल पाती है वहाँ तो भूकंप आ जाता है, और जहाँ निकल जाती है वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है ना। तो आप चीज़ें समझ रहे होंगे, कहने का मतलब है ना। तो अच्छा ये देखिए, ये जो है ये क्रेटर होता है जहाँ से लावा निकलता है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हाँ यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों ज्वालामुखी की, ठीक, ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। आगे हम लोग भूकंप की भी बात करेंगे। तो दोस्तों जहाँ से ये लावा निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। ये देखिए, लावा जब पृथ्वी की सतह के बाहर आ गया, मतलब कि जो पिघली हुई चट्टानें थे तो इन्हें लावा कहा गया, जब तक ये अंदर थी तब तक इन्हें दोस्तों मैग्मा कहा गया। ये अच्छा परपट्टी है, ठीक, ये मेंटल वाली परत है जहाँ पर जो चट्टानें हैं वो पिघले हुए फार्म में है। अच्छा, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का मतलब समझ लीजिए। एंडो का मतलब होता है अंतः, जो कि हमने बात की है अंतर्जनित वाला, और एक्सो का मतलब बाह्य होता है, ठीक। जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझते चलिए सब कुछ। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, जो कि अभी हमने बात की। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन, देखिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आपको अच्छे से ध्यान देना है। भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। देखिए जहां पर चालू होता है, ये जो कंपन है आरंभ होता है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। लेकिन उसके 90 डिग्री पर, मतलब कि उसके सीधे ऊपर जहां पर इसका सबसे पहले प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा, वो दोस्तों कहलाता है अधिकेंद्र, जिसे हम लोग एपी सेंटर भी कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, अभी हम लोग समझते थे। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जहां पर एकदम सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा, सब सिंपल सी बात है, वो सबसे पास होगा, है ना, जहाँ पर ये तरंगे उत्पन्न होंगी, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, सबसे घातक प्रभाव पड़ेगा। और जैसे जैसे दोस्तों दूरी बढ़ती जाएगी तब वैसे वैसे ये जो तरंगे हैं कम खतरनाक होगी, तो वहाँ पर जो प्रभाव है वो भी काफ़ी कम पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ये देखिए जहाँ पर ये तरंगे उत्पन्न होते हैं, ठीक, तो उसे तो हम लोग कहते हैं उद्गम केंद्र, जहाँ से इनका उद्गम होता है, तो सिंपल बात है उद्गम केंद्र कहेंगे। और एकदम सबसे ऊपर जो सबसे पास का एरिया होगा, ठीक, जहाँ पर इसका सबसे घातक प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। फिर देखिए धीरे धीरे जब दूरी बढ़ती है तो इसका प्रभाव भी कम होता रहता है। जैसे कि अभी जल्दी में नेपाल में भूकंप आया था, तो वहाँ पर इसका एपी सेंटर था, अधिकेंद्र था, लेकिन इस पर भारत पर भी इसका जो है प्रभाव पड़ा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, कोई जान माल की हानि नहीं हुई थी, जबकि नेपाल में हुई थी, क्योंकि वहाँ पर उसका अधिकेंद्र था। और जैसे ही दूरी बढ़ी तो इसका जो है प्रभाव भी कम होता गया, जैसे कि अपने भारत में कम प्रभाव पड़ा इसका, ठीक। अच्छा देखिए, भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? देखिए ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है पी तरंगे, एक होती है एस तरंगे, और एक होती है एल तरंगे। अच्छा समझना यह है कि इन्हें और क्या कहते हैं। पी तरंगों को कहते हैं अंधेर, देखिए एल को याद कर लीजिए, एल को कहते हैं पृष्ठीय तरंगे, ठीक, इतना याद रखना। बाकी पी और एस को ऐसा समझ लीजिए, ये देखिए अनुप्रस्थ में बीच में सा आ रहा है, और एस तरंगे है ना, तो ऐसा समझ लीजिए एस तरंगे कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे को, और पी कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे को, और एल याद रखिए पृष्ठीय तरंगे। तो अगर देखिए अभी हम लोग आगे देखिए पूछा भी जाएगा क्वेश्चन में, हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। अब आगे कह रहा है यद्यपि, एक मिनट रुकिए दोस्तों, आगे कह रहा है दोस्तों, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, ठीक, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये आकस्मिक फोर्स के द्वारा उत्पन्न होता है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव की निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, ठीक। अगर पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, और इसके विषय में काफ़ी कुछ जापान से सीखा जा सकता है, जहाँ भूकंप आते ही रहते हैं, ठीक, क्योंकि वह पूरी तरह से द्वीपों में बसा हुआ है, ठीक।
स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। इस आधार पर जो है वो लगाई जा सकती है भूकंप की संभावना, अगर भूकंप आ रहा हो। हालांकि कुछ समय पहले भी भूकंप के आने की जो संभावना है या भूकंप के आने के विषय में पता चल जाता है, ठीक, क्योंकि जो रिक्टर स्केल है इस पर कुछ ना कुछ हलचल होने लगती है। हालांकि ये बहुत, लेकिन इतना भी पहले नहीं होता है कि इंसान उतने समय के अंदर कुछ कर सके, है ना। तो दोस्तों कुल मिला के हम इसे आकस्मिक फोर्स, आकस्मिक बल या सडन फोर्स के द्वारा उत्पन्न हुआ माना जाएगा, ठीक इसे। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है भुज के बारे में बताएंगे, जो कि अपने इंडिया में गुजरात में एक भूकंप आया था, है ना। तब दोस्तों इसने काफ़ी मात्रा में तबाही की थी, और ये जो था दोस्तों 6.9 तीव्रता का, ठीक, तीव्रता का था। देखिए कह रहा भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर, देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो भूकंप की तीव्रता है ये मापी किससे जाती है, तो याद रखना ये मापी जाती है भूकंप लेखी से। अब लेकिन भूकंप लेखी तो साफ साफ दर्शा रहा है कि हाँ ये भूकंप लेखी भूकंप को मापने के लिए होगा, तो ये कभी भी हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो आप लोग याद रखना इसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक। तो भूकंप जो नापने का पैमाना होता है, मतलब कि जो भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, तो वो तो मापा जाता है दोस्तों सिस्मोग्राफ के द्वारा। लेकिन अगर ये पूछ दे ये जो तीव्रता है ये किस पर पता चलती है, तो याद रखना दोस्तों ये रिक्टर स्केल पर, ठीक, रिक्टर स्केल पर पता चलती है, ठीक, जो कि यहाँ पर बात की गई है। भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 का तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। सर्वाधिक स्कूल प्रभावित, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 9 से 71 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है हो गई थी, ठीक। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति एक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हर व्यक्ति तक, ठीक, हालत जो थी वो चिंताजनक बनी रही। भुज की तबाही, जो दोस्तों जितनी भी एयरलाइन थी, जल पाइपलाइनें, है ना, एक जो भी पाइपलाइन थी याद रखना, जो फोन लाइन थी, जल पाइपलाइनें थी, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे। कुल मिला के वो इतना खतरनाक था। याद रखना ये जो 5 के अंदर रहता है भूकंप, है ना, तो वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो 5 के ऊपर जो ये तीव्रता मापी जाती है, तो दोस्तों ये काफ़ी जो है विनाशकारी भूकंप होते हैं। अच्छा अब ये सोचिए ये तो 6.9 तक मापी गई है तीव्रता, 5 से 6 तक भी उतना ज़्यादा खतरनाक जो है विनाश नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते हैं। लेकिन अब जो 6 के ऊपर पहुंच जाए तो वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाते हैं। और भुज पर तो 6.9 का आया था, 6.9 तीव्रता था। तो सोचिए कितना ज़्यादा जो है तबाही मचाया होगा कहाँ, भूकंप ने भुज में। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। मुख्यमंत्री ने इस समय केंद्र से अपील की थी कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। सिंपल सी बात है दोस्तों, काफ़ी तबाही हुई थी, जान और माल का काफ़ी नुकसान हुआ था, तो इसलिए केंद्र को इस पर आना चाहिए था मदद करने के लिए। और जो सीएम ने, वहाँ के जो सीएम थे उस समय, उन्होंने मांगी भी थी। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। और दोस्तों ये भूकंप लेखी को सिस्मोग्राफ कहते हैं, याद रखना। और सिस्मोग्राफी पूछेगा, हिंदी में नहीं पूछेगा। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा इससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और जिसकी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली मापा जाता है। और ये जो भुज का भूकंप था लगभग 7 ही मान सकते हैं, क्योंकि 6.9 तीव्रता का भूकंप था। सोचिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप पर इसको हम लोग समझेंगे, ठीक। भूकंप के 50 समाचारों के मुख्य समाचारों के 50 समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप के एक, अच्छा ये सब जो है क्रियाकलाप है हम लोग बाद में समझेंगे। भूकंप से बचाव की तैयारी। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं भूकंप के दौरान, यहाँ आश्रय लें, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे छुप जाइए ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी गड़ू चीज़ गिरती है, काफ़ी वेटेड चीज़ गिरती है, तो उस पर जो है आप पर बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े उससे ना, और बहुत ज़्यादा चोट ना लग पाए आपको। दीवार के अंदरूनी कोने पर चले जाइए। इनसे दूर रहें आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। पहले से तैयार है, अपने दोस्तों व पारिवारिक सदस्यों को भी जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास करें। अच्छा ये सब वहाँ जरूर करना चाहिए जहाँ पर जो है काफ़ी
ऐसा जोन हो जहाँ पर भूकंप जो है काफ़ी ज़्यादा आते हों या काफ़ी ज़्यादा वो संवेदनशील इलाका हो भूकंप को लेकर। ठीक, अब आगे लिखा है दोस्तों अपक्षय। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे अपक्षय और अपर्दन की। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। कैसे दोस्तों? अपक्षय से क्या है दोस्तों, अपक्षय और अपर्दन से जो है विघटित होती रहती है, मतलब जो है भूमि का घिसावट होती रहती है। ठीक, लेकिन अब ये जो निक्षेपण वाली प्रक्रिया होती है इससे भूमि में जो है वो दोस्तों भूमि का जो है वो साइज ऊपर उठ जाएगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे कि जहाँ ऊबड़ खाबड़ भूमि होगी वहाँ मैदान बन जाएंगे, ये सब होता है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, जो कि अभी हमने बात कर ली है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रकरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जैसे कि मैदान का निर्माण करते हैं, है ना। बाकी हम लोग आगे देखेंगे कि भाबर, तराई, ये सब क्लास 9th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि नदियों के द्वारा कुछ भाबर क्षेत्र होता है, तराई का क्षेत्र होता है, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले देखिए हम लोग एक एक करके जानेंगे नदी का क्या कार्य होता है ना, क्योंकि ये सब किस में आते हैं, जो एक्सोजेनिक फोर्स है, बहिर्जनित बल में आते हैं। इस और हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हमारी बदलती पृथ्वी। तो इन सब चीज़ों से, नदी से, पवन से और समुद्र से हमारी पृथ्वी में जो है कैसे बदलाव होता है पृथ्वी की सतह पर, बाहरी सतह पर। ठीक, नदी के कारण, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो दोस्तों ये सब आपको पठारी भागों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पठारी भाग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठोस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं। तो वहाँ जब काफ़ी ऊंचाई से नदी गिरती है तो दोस्तों वहाँ का जो दृश्य होता है काफ़ी मनोरम होता है, जिसे हम लोग झरना कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। जैसे कि स्वर नदी रेखा पर स्थित जो एक हुंडरू जलप्रपात है वो दोस्तों पर्यटन का जो है स्थल बना हुआ है। ठीक, काफ़ी ऐसी जगह जो है ऊंचाई से जल गिरता है, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर टाइप के बने रहते हैं और झरना टाइप का जो है जल गिरता है, काफ़ी मनोरम दृश्य लगता है। और वहाँ पर लोगों को नहाने में और वहाँ पर सैर करने में, वहाँ पर घूमने में काफ़ी मज़ा आता है लोगों को। विश्व में हजारों, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और, ये जो चैप्टर है इसके जो एमसीक्यूज हैं उसका भी अलग से जो है वीडियो पड़ा हुआ है, आपको क्लास 7th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, हमारे ही चैनल पे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा ध्यान भटक गया हो या कुछ क्वेश्चन आपके सामने से चले गए हों, है ना, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ गया हो, लेकिन वहाँ पर जो है सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया गया है और एक एक चीज़ अच्छे से समझा भी दी गई है। ठीक, अन्य जलप्रपात देखिए, ये तो आप समझ गए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो है एंजल जलप्रपात। कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका पर। दक्षिण अमेरिका के किस देश में? वेनेजुएला में। ठीक, दूसरा दोस्तों एक पूछ देंगे कि जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किन दो देशों की सीमा पर है, तो दोस्तों याद रखना उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। और आप सभी को पता है ये जो दोनों देश तो किस महाद्वीप का हिस्सा है? नॉर्थ कॉन्टिनेंट का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। फिर है दोस्तों पूछा है ये जो एक है नियाग्रा तो आप लोग समझ गए, फिर एक है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक, ये अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक, में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नदी के क्या क्या कार्य हैं। तो ये भी हमने समझ लिया नदी से कैसे जलप्रपात बनता है। जलप्रपात जब नदी काफ़ी ऊंचाई से किसी ठोस या कठोर भाग पर गिरती है ना, तो दोस्तों कठोर चट्टान पर गिरती है तो वहाँ का जो दृश्य होता है काफ़ी मनोरम होता है और वहाँ पर सैलानी आते हैं, पर्यटक का स्थान वो बन जाता है। और उसे हम दोस्तों ये जो नदी का ऊपर से गिरना होता है, ये जो स्थलाकृति होती है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? झरना या जलप्रपात या वाटरफॉल। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग में बहने लगती है। अब यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से आप लोग समझना। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखिए नदी ऐसे ऐसे जैसे बह रही है, ठीक, ऐसे ऐसे। तो ये दोस्तों ये जो मोरदार मार्ग होता है, मोरदार, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं विसर्प, याद रखना। ठीक, अच्छा अब होता क्या है, विसर्प आप लोग समझ गए। अच्छा ऐसे समझ लीजिए। अच्छा इसे इंग्लिश में कहते हैं मेंडर। क्या कहते हैं? मेंडर, याद रखना।
इसे कहते हैं क्या, विसर्प, और इंग्लिश की बात की जाए तो मिएंडर कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो नदी है दोस्तों, ये देखिए ये जो विसर्प है ना, अब यहाँ पर देखिए पहले इसको ऐसे चलना चाहिए था, 1 मिनट, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे गई, 1 मिनट, ये यहाँ से ऐसे गई और इसको ऐसे आना चाहिए था नदी को। लेकिन अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे अवसाद जमा हो जाते हैं, तो नदी अब अपना मार्ग जो है बदल देती है और इधर बहने लगती है। तो ये जो हिस्सा छूट जाता है विसर्प वाला नदी का, यहाँ पर होता है कि 2 विसर्प जो नदी के हैं काफ़ी पास आ जाते हैं, तो ये मेन नदी से कट जाते हैं क्योंकि बीच में कुछ अवसाद भी जमा हो जाते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है नदी का, इसे हम लोग कहते हैं गोखुर झील या चाप झील, या इंग्लिश में ऑक्सबो लेक के नाम से भी जानते हैं। याद रखना आप लोग, किसी भी तरह से स्टेटमेंट पूछ सकता है। और एक चीज़ और याद रखिए, आर का एग्ज़ाम नज़दीक है, पीसीएस का भी एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, है ना। तो आप सभी को काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी पर फुल कमांड होनी चाहिए आपकी, ठीक। और इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अच्छे से डिकोड करके आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। और एनसीईआरटी याद रखना दोस्तों, एनसीईआरटी अपने आप में एक समरी है जिसको डिकोड करके पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक, आप सभी के लिए। अब आगे चलते कह रहा है अच्छा, ये समझ गए आप लोग कि विसर्प क्या होता है, और चाप झील जिसे हम लोग गोखुर झील भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। तो देखिए जो हमने बताया, अब इसको हम लोग थ्योरी के रूप में समझते हैं अच्छे से, क्या कह रहा है एनसीईआरटी। तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। देखिए जब नदी, देखिए जब तक सिंपल सी बात है, ऊंचाई से गिर रही है तब तक तो सीधे बहेगी, है ना, और उसमें वेग भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जब दोस्तों नदी जाती है कहाँ पर, मैदानी एरिया में, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर वो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। और ऐसा होता है क्या दोस्तों, मोड़दार मार्ग पर बहने से इसे गति भी मिलती है, ठीक। विसर्प कहते हैं, इतना समझ गए। समय के साथ विसर्प, हाँ ये समझिए, नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है ना, जो कि अभी हमने बात की। यहाँ पर देखिए अपर्दन और निक्षेपण जो है वो शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, है ना। मान लीजिए जैसे ये है, ठीक, ये देखिए यहाँ पर आया पास में, अब ये जो है कट जाएगा इतना सा भाग, जब विसर्प के जो सिरे हैं वो पास आ जाएंगे, और ये जो बन जाएगा ये वाला भाग, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, गोखुर झील कह देंगे, ठीक। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। इसे गोखुर झील भी कहते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा ये अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक, विभाजित हो जाती है, जिनको वितरका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों को संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक तो डेल्टा अपने भारत में ही है, ठीक। कौन सा है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक, याद रखना। अच्छा, अब ये जो चीज़ें कही गई हैं इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पहले तो हमने ये चीज़ समझ ली कि ये जो मोड़दार मार्ग होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्प। क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्प, ठीक। इतना समझ गए आप लोग। अब एक चीज़ और समझिए, ये जब मोड़दार जो मार्ग हैं ये काफ़ी पास आ जाते हैं, ठीक। अब ये जो सिरे हैं ये पास आ जाते हैं, फिर ये जो हिस्सा होता है दोस्तों इतना कट जाता है, ठीक। फिर नदी जो है अपना मार्ग बदल देती है। ये जो कटा हुआ हिस्सा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ये भी चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब नदी मान लीजिए जैसे यहाँ पर बह रही है, तो सिंपल बात है, ये साइड में क्या होगा दोस्तों, अवसाद जो है इकट्ठा करते जाती है ना बीच में, क्योंकि जहाँ बह रही है वहाँ पर सिंपल सी बात है, एक हिसाब से क्या वहाँ पर दोस्तों गिरावट पैदा करेगी, तो वाला जो एरिया होगा थोड़ा नीचे होगा, और जो साइड का एरिया होगा सिंपल सी बात है वो ऊंचा रहेगा, जिसके बीच में नदी बहती है। तो ये जो दोस्तों साइड का एरिया होता है इसे हम लोग कहते हैं तटबंध। क्या कहते हैं, तटबंध, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब सहायक नदी और वितरका के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे ये एक नदी जा रही है, ठीक, ये नदी जा रही है और कोई नदी जो है इस पर आकर मिली, ठीक। ये जो नदी है जो भी आगे से पीछे से दाएं बाएं से कहीं से इस पर आके मिल रही हैं, तो दोस्तों ये नदी कहलाएंगी इसकी क्या, सहायक नदी। जो मेन नदी पर मुख्य नदी में आकर जो धारा मिल जाती है उसे हम लोग कहते हैं सहायक नदी, या इसके ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की है वितरका की। तो वितरका दोस्तों जब मान लीजिए कि नदी अपने अंतिम छोर पर बह रही होती है, ठीक, जिसे हम लोग नदी का मुहावना कहते हैं, जब किसी जलराशि से मिलने वाली होती है, जैसे कि जो अपनी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है,
लास्ट में किससे मिल जाती है दोस्तों, बंगाल ऑफ खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक, और गिरने से पहले दोस्तों ये जो धाराएं हैं, नदी की जो धाराएं हैं ना, जैसे यहाँ पर मान लीजिए पहुँची कहाँ पर, नदी ऐसे से जा रही है, फिर सिंपल सी बात है नदी में पानी भी तो कम होता जाएगा जब तक जहाँ काफ़ी ज़्यादा लास्ट में बहेगी। तो ये जो वेग और जो जल कम होने के कारण नदी जो है वो काफ़ी धाराओं में विभक्त हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे ये नदी है और इससे कोई धारा देखिए अंदर की तरफ आ रही है, तो इसे तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये नदी की सहायक नदी है। लेकिन दोस्तों अगर कोई नदी इससे बाहर जा रही है, ठीक, इससे जो है वो बाहर जा रही है, मान लीजिए नदी है और इससे बाहर निकल रही है, मुख्य नदी से बाहर चले जा रही है और फिर वापस उस मुख्य नदी पर आकर नहीं मिल रही है, तो ये जो नदी है दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे वितरका। क्या कहेंगे, वितरका। मतलब कि जो मिल रही है आके, जो इसके पानी बढ़ाने में सहायक हो रही है, तो उसे सिंपल सी बात है सहायक नदी कहेंगे। और जो बिछड़े जा रही है उसे हम लोग वितरका कह देंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब बिछड़ेगी कहाँ, सिंपल सी बात है जहाँ पर नदी पर जल कम होगा तो नदी सिंपल सी बात है उतना वेग नहीं रहेगा, तो नदी जो है काफ़ी धाराओं में विभक्त हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जब नदी अपने मुहावने पर पहुंचती है तो दोस्तों ये जो है काफ़ी धाराओं में विभक्त हो जाती है। ठीक, काफ़ी धाराओं में विभक्त हो जाती है। ऐसे एक चीज़ समझना आप लोग, जैसे मान लीजिए नदी जा रही है, फिर नदी क्या होगी दोस्तों, काफ़ी जो है धाराओं में विभक्त हो जाएगी। ठीक, अच्छा, जब धाराओं में विभक्त हो जाएगी तो बीच में क्या करती है, ये अवसाद जमा करती है। क्या करती है, अवसाद जमा करती है। ठीक, अवसाद छोड़ते हुए तो चलेगी। अच्छा, इन्हीं अवसादों से दोस्तों क्या बन जाता है, डेल्टा। और आप लोग देखिए इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। और सेम दोस्तों इसी तरह बना हुआ है अपना कौन सा डेल्टा, अपना सुंदरबन डेल्टा। इसकी अगर आकृति पूछ दे कैसी है तो वो त्रिभुजाकार है। ठीक, और किसके द्वारा बनाया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ वो समझ लेते हैं, बाहर वाले मैदान। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि ये जो नदी है ये ऐसे बह रही है। ठीक, ये बीच में बह रही है। ठीक, ये जो नदी है ये बह रही है, ये जो नदी है दोस्तों ये इधर बह रही है। ठीक, होता क्या है, मान लीजिए कभी कभी जो है बाढ़ आ जाती है, इलाकों में बाढ़ आती है ना नदी के साइड वाले इलाकों में, तो मान लीजिए नदी का पानी जो है ये यहाँ तक जाने लगा। ठीक, यहाँ तक। अब ये हमेशा तो यहाँ रहेगा नहीं, जब नदी के जल में ज़्यादा जल आ जाएगा तब ये यहाँ तक पहुँचेगी नदी, और फिर जो है वो अपने वापस उसी शेप में आ जाएगी। ठीक, फिर दोस्तों ये जहाँ पर ये नदी, सिंपल सी बात है यहाँ पर कुछ अवसाद इकट्ठा करती है ना, जहाँ पर बाढ़ लाती है, तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं नए बाढ़ के मैदान। जब हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। खादर, जो कि नई मिट्टी से बनते हैं, और ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हर साल जो है नदी यहाँ पर नई मिट्टी का निर्माण करती है, मतलब कि नई मिट्टी छोड़ते हुए जाती है, और जो नई मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, और इसे दोस्तों खादर कहा जाता है। ठीक, लेकिन मान लीजिए कभी कभी नदी का पानी जो है, अच्छा ये चीज़ें तो जो है साल 2 साल में होती रहती हैं जल्दी जल्दी। ठीक, तो जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहती है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी नदी में ज़्यादा जला गया और ये जो पानी है यहाँ तक पहुँच गया। ठीक, यहाँ तक पहुँच गया, और ये जो घटना है दोस्तों मान लीजिए कि 20-25 साल में एक बार होती है। ठीक, 20-25 साल में, तो सिंपल सी बात है यहाँ की जो मिट्टी होगी पुरानी होगी। कैसी होगी, पुरानी होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि खादर मिट्टी किसे कहते हैं, जो नई मिट्टी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जो बांगर मिट्टी होती है उसे हम लोग पुरानी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो अब तक जो है नदी के मामले में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, आगे कह रहे हैं देखिए वितरका भी हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। ठीक, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरका अपने मुहाने का निर्माण करती है, संग्रह से डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समुद्र की बात करते हैं। ठीक, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। देखिए आप लोग को घबराना नहीं है ना, मतलब कि कंफ्यूज मत नहीं होना है। हम लोग हर एक चीज़ जो है काफ़ी अच्छे से समझेंगे, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, है ना। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इनमें केवल क्षति बचती है। देखिए एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं, हर एक वर्ड को ठीक साथ ही में समझेंगे, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कह रहा है समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। सिंपल सी बात है, समुद्र जो है ये भी तो अपरदन और निक्षेपण कर रहे होंगे ना। समुद्र के नीचे भी तो क्या है दोस्तों, शैली तो है, चट्टानी तो है, जिससे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, और जो अपने पास की शैली होती है उससे जो समुद्र की तरंगें टकराती हैं। ठीक, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। अच्छा देखिए मान लीजिए ये कोई शैल है। ठीक, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं।
यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखना यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए पूरी जो सेल है ये पहले बंद थी। कैसी थी दोस्तों, एक मिनट, ये जो सेल थी पहले पूरी तरीके से बंद थी। आपको जहाँ ये गड्ढा दिख रहा है, मान लीजिए जो थी ये पूरी तरीके से बंद थी, ठीक। ये क्या थी दोस्तों, बंद थी, ठीक। फिर होता क्या है, जो समुद्र का जल इससे टकराता है, इसके जो बीच वाला हिस्सा है इससे टकराता है। अब यहाँ पर दोस्तों जब टकराएगा तो ये दोस्तों जब ये टकराएगा तो इसमें दरार पैदा क्या करेगा, क्या बनाएगा, दरार बनाएगा। अच्छा, जो दरार है एक गुफा का निर्माण करती है। याद रखना, जो दरार है आर पार नहीं जाती है। याद रखना, ये जो दरार है दोस्तों ये आर पार नहीं जाती है, यहाँ पर एक गुफा टाइप की बन जाती है। मतलब अगर इसके अंदर आप जाओगे तो उधर आपको दीवार मिलेगी। तो इसे कहते हैं दोस्तों क्या, इसे कहते हैं हम लोग समुद्री गुफा। लेकिन अच्छा, ये जो यहाँ पर देखिए काला काला दिख रहा है, सिंपल सी बात है कि उस साइड जो है अभी समुद्र का पानी नहीं पहुँच पाया है इस गुफा के उस साइड, ठीक। तो यहाँ पर जो है अभी आपको अंधेरा दिख रहा है। लेकिन अब होता क्या है, ये जो दोस्तों आपको अंधेरा दिख रहा है ना, अब ये जो धीरे धीरे दरार ये बढ़ती जाती है और पीछे तक चली जाती है। कहाँ तक, पीछे तक चली जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों गड्ढा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक जहाँ पर आर पार पानी नहीं पहुँच पाया, यहाँ तो हम लोग समुद्री गुफा कहेंगे। लेकिन जहाँ आर पार पानी पहुँच गया दोस्तों, इसे हम लोग कहने लगते हैं तटीय मेहराब। क्या कहेंगे दोस्तों, तटीय मेहराब। अच्छा, अब देखिए तटीय मेहराब भी आप लोग समझ गए, ठीक। यहाँ पर देखो कह रहे हैं इनको समुद्री गुफा कहते हैं, ये हम लोग समझ गए। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं, ठीक। याद रखना, छत, ये देखिए ये जो छत है ना इसकी बात कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं तटीय मेहराब। समझ गए ना आप लोग। अच्छा, अब आगे देखिए क्या कर रहा है, लगातार अपरदन, लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो दोस्तों ये जो गड्ढा है ना, ये देखिए ये जो गड्ढा है ना, यहाँ पर जो है जल टकरा रहा है। फिर जो होगा जल जो है यहाँ पर टकराएगा, ऊपर टकराएगा और टकराएगा। फिर ये टकराते टकराते दोस्तों क्या होगा, एक मिनट, अब ये जो है यहाँ पर टकराते टकराते पता क्या होगा, टकराते टकराते दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हाँ अब देखिए आप लोग समझेंगे। अब ये जो पानी है ना दोस्तों यहाँ पर ऊपर भी टकराएगा, ठीक। ऐसे ऐसे टकराएगा 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 धीरे धीरे। और ये जो है दोस्तों यहाँ पर जो क्या करेगा, ये पानी ये ऊपर तक जो है ये इसकी जो छत है ना ये पूरा तोड़ देगा, ठीक। क्या करेगा दोस्तों, इस छत को जो है पूरा तोड़ देगा। अब ये जो यहाँ का जो है ये एक दीवार बचेगी, एक इधर की बचेगी दीवार और ये इधर की दीवार बचेगी। ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये जो दीवार है इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं स्टैक। क्या कहते हैं, स्टैक। आई थिंक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। बाकी जब हम लोग दोस्तों 3D वीडियो बनाएंगे तो इसमें इस सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। बस आपको करना क्या है दोस्तों, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करना और न हो तो सब्सक्राइब करना और उन तक जरूर पहुँचाना जिन्हें इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है। हो गया कि दोस्तों इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। थोड़ा दोस्तों जब रीच बढ़ेगी तो हम और अच्छे रिसोर्सेज के साथ आपके सामने आ पाएंगे और आपकी स्टडी को अच्छे से आसान बना पाएंगे, ठीक। अब चलते हैं आगे हम लोग। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर होते हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री बगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो ये सब दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो गोवा के बीच पर जाते हैं यहाँ पर कितना जो है पुलिन बनती है, जिसे हम लोग बीच कहते हैं। समुद्र जो है अपने साथ जो रेत वहाँ पर इकट्ठा करती है, इससे एक पुलिन का निर्माण होता है ना, जहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं घूमने, जैसे कि मालदीव हो गया, गोवा के बीच पर हो गया ना। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को घूमने पर, समुद्र के किनारे एकदम। हिमनद। अच्छा, अब देखते हैं हिमनद का क्या रोल है। बर्फ का समझ लिया, समुद्र का समझ लिया। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलास्मिक मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। गुलास्मिक मिट्टी एवं पत्थरों से भूतल का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गतों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गतों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद या हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये पूछेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ भी क्वेश्चन बनने जैसा है नहीं। हम लोग आगे समझते हैं, पवन को समझते हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने। अच्छा देखिए बालू टिब्बा किसे कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है ये देखिए एक आपको ये पहाड़ी नुमा आकृति दिख रही है ना, ये जो रेत है दोस्तों, ये हवा जो है अपने साथ रेत को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर जमा करती जाती है। और होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर
यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है पहले एकदम सपाट भूमि थी, फिर यहाँ पर क्या कहती है, रेत जो है इतनी इकट्ठा होगी हवा के द्वारा, फिर इतनी इकट्ठा होगी, फिर ऐसे जो इसका साइज बढ़ता जाएगा, फिर होता क्या है दोस्तों, ये एक बालू टिब्बा बन जाता है, मतलब एक पहाड़ी नुमा जो है वो आकृति ले लेती कुछ इस प्रकार की। ठीक, तो ये जो दोस्तों आकृति होती है इसे ही हम लोग कहते हैं बालू टिब्बा। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, पवन के द्वारा ये पृथ्वी के शेप में परिवर्तन किया जाता है। तो हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं, पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखिए जो पवन है इस तरह से पृथ्वी की जो सतह है इस पर परिवर्तन करती है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। रेगिस्तान में पवन, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है, सब कुछ वहाँ पर पवन ही करती है। ठीक, रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले वाले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है जिनको बालू टिब्बा कहते हैं, अभी हमने बात कर ली है। जब बालू कण महीने में हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं, मतलब कि एक मैदान बनता है किसका, बालू का, रेत का मैदान बनता है ना, जिसे हम लोग विशाल लोएस, जैसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लोएस कहते हैं। और लोएस का एक विशाल मैदान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चीन में। ठीक, चीन में जो है बना हुआ है। अच्छा, अब हम लोग एक वर्ड आया है छत्रक सैल, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। क्या, पहले तो ये याद रखना, अगर पूछ दो कि जो छत्रक सैल की आकृति है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों ये पवन के द्वारा बनाई जाती है। होती क्या है, ये एक मशरूम की तरह की आकृति होती है, इसलिए इसे मशरूम सैल भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया होगा, नहीं दिया है, एक मिनट, नहीं दिया, तो चलो हम लोग समझ लेते हैं यहीं पर खुद ही। मान लीजिए दोस्तों ये जो है एक चट्टान है। ठीक, अब रेगिस्तान में क्या करती है, हवा तो नीचे नीचे चलती है ज़्यादातर। अब नीचे जो है, अच्छा नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा नम भी होता है चट्टानों का रेगिस्तान में। ठीक, तो होता है क्या दोस्तों, जो हवा है वो नीचे वाले हिस्से को आसानी से काट देती है। ठीक, क्या करती है, आसानी से काट देती है। ठीक, काटती जाती है, काटती जाती है, काटती जाती है। अब आप लोग देखना, ये मान लीजिए यहाँ तक के हिस्से को जो है पवन ने काट दिया। ठीक, यहाँ तक के हिस्से को पवन ने काट दिया। अब ये देखिए आपको एक ये मशरूम टाइप की सेल दिख रही है, दिख रहा है ना, मशरूम टाइप की, कुल मिला के ऐसे है, ये देखिए इस तरह की आकृति बन रही है ना, नीचे की जो थी चट्टान को उसने काट दिया। तो दोस्तों ये जो आकृति होती है इसे हम लोग कहते हैं छत्रक सेल, जो कि आपको चट्टान की होती है। ठीक, ये आकृति ये आपको रेगिस्तान वाले इलाके में देखने को मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो छत्रक सेल होता है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो याद रखना इसका निर्माण पवन के द्वारा होता है और ये रेगिस्तान वाले इलाके में पाई जाती है। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है और चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, है ना। हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो, है ना, बोलने में, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू वाला प्रॉब्लम है, लेकिन आपको हम समझा चुके हैं, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो ज़रूर दोस्तों लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी नए हो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लेटें क्यों घूमती हैं दोस्तों, तो सिंपल से हमने बात की है जो, अच्छा इसमें देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं, प्लेटें क्यों घूमती हैं, तो सिंपल सी बात है, जो मेंटल वाली परत है ना, मेंटल वाली जो दोस्तों परत है, ये जो है इसमें चट्टानें पिघले हुए फार्म है, पिघले हुए फार्म के कारण इसमें जो है दोस्तों, अच्छा हमने ये भी पढ़ा है कहीं पर जो गर्म है, ये जो मैग्मा है कहीं ज़्यादा गर्म है कहीं कम गर्म है, तो इससे इसमें होती है एक सामान्य धारा चलती है। ठीक, जिसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इससे दोस्तों वित्तीय गति के रूप में, मतलब कि वित्तीय रूप में जो है चट्टानें गति करती हैं धीमे धीमे, ये जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, इससे पृथ्वी के ऊपर जो प्लेटें हैं उस पर क्या पड़ता है दोस्तों, दबाव पड़ता है ना, तो उस पर दोस्तों असर पड़ता है, जिससे वो भी जो है गति करती हैं, इसी कारण दोस्तों प्लेटें घूमती है। सिंपल से इतना सा अर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये पूछ देंगे कि जो प्लेटें हैं ये घूमती क्यों है, तो याद रखना ये पृथ्वी के अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स के कारण घूमती हैं। फिर बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बल क्या है, तो हमने समझ लिया जो पृथ्वी के अंदर अंदर से उत्पन्न हो, है ना, जो अंदर से बल कार्य करे पृथ्वी की सतह के अंदर से, तो वो होता है दोस्तों अंतर्जनित। और जो पृथ्वी के बाहर काम कर रहा हो, जैसे कि नदी, पवन, है ना, समुद्र, ये हो जाता है बहिर्जनित बल। फिर अपर्दन क्या है हम लोग समझ चुके हैं, सैलों का टूटना अक्षय कहलाता है, बेहतरीन। फिर उसको दोस्तों नदियों द्वारा इधर से उधर ले जाना या पवन द्वारा, समुद्र द्वारा, तो उसको कहते हैं हम लोग अपर्दन। फिर एक जगह जमा कर देना निक्षेप कहलाता है ना, जिसको हम लोग डिपोजिशन भी कहते हैं। बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, नदियों द्वारा होता है। ठीक, नदियाँ जो है बाढ़ का पानी जब नदियों में जब बाढ़ आती है दोस्तों, तो ये बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करती हैं, जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक, जो कि हम लोग समझ चुके हैं, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। खादर नई मिट्टी के मैदान होते हैं, जो बांगर होता है दोस्तों ये पुरानी मिट्टी होती है। ठीक, बालू टिब्बा क्या है ये भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, अच्छे से समझ चुके हैं।
जो पवन के द्वारा मिट्टी को, जो रेत है, इसको इधर से उधर बहा कर ले जाया जाता है और दोस्तों यहीं पर जो है इसी के द्वारा एक बालू टिब्बा का निर्माण किया जाता है। समुद्री पुलिन भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक दोस्तों, अच्छे से समझ चुके हैं। बीच को क्या कहते हैं, समुद्री पुलिन, जो कि आप लोग गोवा जैसे जहाँ पर आप लोग देखते नहीं है रेत का मैदान, रेत जैसा बने रहता है ना समुद्र के किनारे, जहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। चाप झील भी हम लोग समझ चुके हैं, जैसे कि ये हम लोगों ने क्या समझा था, जैसे कि ये मान लीजिए नदी है, ऐसे ऐसे बह रही है और ये जो सिरा मान लीजिए दोनों पास आ जाएंगे, ठीक, तो ये जो है अलग हो जाएगा। जो ये चीज़ अलग हो जाएगी इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम लोग कह देंगे चाप झील या गोखुर झील या अक्सबोलेक। अब चलते हैं हम लोग सही गलत पे। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो भैया देखिए, समुद्री गुफा किसके द्वारा बनाई जाती है? समुद्री गुफा दोस्तों बनाई जाती है समुद्री तरंग के द्वारा। किनारा भी होता है दोस्तों, समुद्र का किनारा तो बहुत ही फेमस है ना, बीच। अच्छा, ये जो सैल है दोस्तों, ये आकृति जो है सैल है, ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलेंगी आपको दोस्तों सब कुछ है दोस्तों, सैल भी है, किनारा भी है, सैल भी आपको देखने को मिल जाएगा। समुद्री तरंग की अच्छा विशेषता बता रहा है ये सैल जो है दोस्तों, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये मिलेगी आपको रेगिस्तान वाले इलाके में। हिमनद की विशेषता क्या है? हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोर दोस्तों, इसके द्वारा हिमोर बनाया जाता है, हमने पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो दोस्तों पृथ्वी की आकस्मिक घटना के कारण ज्वालामुखी होता है ना। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है क्या, ज्वालामुखी हो गया और दोस्तों भूकंप हो गया, ये सब किसके कारण होता है? आकस्मिक गति के कारण होता है। बाकी जो वलन हो गया और बार का, देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना, वलन वाली जो प्रक्रिया है, वलन वाली अच्छा मान लीजिए कि अगर इसमें पूछ दे कि पृथ्वी की बाहिर, मतलब ये जो बहिर्जनित बल के कारण कौन सी गति उत्पन्न होती है, तो इसमें कौन सा उत्पन्न हो जाता, मतलब कि सही हो जाता बारकृत जो मैदान है वो सही हो जाता। क्यों? क्योंकि वलन और ज्वालामुखी दोनों अंतर्जनित बल से होते हैं, ठीक, लेकिन जो वलन है ये आकस्मिक फोर्स में नहीं आता है, ठीक। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, तो ज्वालामुखी आकस्मिक गति है, जबकि जो वलन है जिससे पर्वत का निर्माण होता है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो है अंतर्जनित बल में ये दोनों हैं, लेकिन आकस्मिक पूछा है तो सिर्फ ज्वालामुखी सही होगा। लेकिन अगर पूछते कि अंतर्जनित वाली कौन सी घटना है, तो दोस्तों ये दोनों ही अंतर्जनित है, ठीक। बारकृत जो मैदान है वो बहिर्जनित हो जाएगा। छत्रक शैलें पाई जाती हैं तो हमने बात कर ली है, जो ऐसी होती है मशरूम की राख, ये दोस्तों रेगिस्तान में पाई जाती है। चाप झील दोस्तों नदी घाटी में है ना। तो सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया है। फिर हम लोग ये समझते हैं क्या कर रहा है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। हिमनद, तो पहले हम लोग विसर्प समझ लेते हैं। विसर्प दोस्तों कहाँ गया? विसर्प दोस्तों सिंपल सी बात है, नदियों की तरह बनाया जाता है, एकदम सही है। पुलिन दोस्तों ये समुद्री तट है ना, समुद्री तट होता है। बालू टिब्बा ये कहीं रेगिस्तान होगा, ठीक, ये रेगिस्तान हो गया। फिर जलप्रपात दोस्तों ये क्या होता है? कठोर संसर्तर, मतलब कठोर चट्टान पर दोस्तों क्या होता है, जब नदियाँ ऊपर से गिरती हैं तो दोस्तों यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण होता है। फिर दोस्तों जो भूकंप है, भूकंप पृथ्वी का कंपन कहलाता है। फिर एक बचा हिमनद, तो हिमनद दोस्तों हम लोग बर्फ की नदी कहते हैं। अच्छा, जो छत्रक शैल है दोस्तों, ये बनाया जाता है किसके द्वारा? रेगिस्तान के द्वारा। तो रेगिस्तान है नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। कहाँ मिला देते हैं? यहाँ मिला देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब एक कारण बताइए, कुछ छैले छत्रक के आकार में होते हैं। दोस्तों ये सब पवन के कारण होता है, ठीक। बारकृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि ये दोस्तों मिट्टी, ये हर साल जो है, मतलब कि नदियों द्वारा नई मिट्टियों का इसमें सृजन होता है और नई मिट्टी हमेशा जो है उपजाऊ होती है। फिर समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ये सब हम समझ चुके हैं। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, बिल्कुल दोस्तों इमारतें तो गिरेंगी ही, है ना। ये तो सब सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों यहीं से आज का टॉपिक आज ख़त्म होता है। कल हम लोग 4th चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जिसको भी अच्छा लगा हो वीडियो, वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, फुली मोटिवेटेड रहिए कुल मिला के, है ना। और एकदम निराश नहीं होना है, नौकरी जरूर मिलेगी, बस आपको कंसिस्टेंट बने रहना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।